ये आपके पास क्वेश्चंस थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अच्छा मोस्टली ये पार्ट क्वेश्चन तो सबका ही सही हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो इथेन एंड बेंजीन जो है रिप्रेजेंट्स दी मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट हैं, दोनों डिफरेंट प्रोपोर्शंस के अंदर कंबाइन हो रहे हैं। अच्छा, इसका जो आंसर था ये रॉन्ग था। ठीक है, एक्चुअल जो करेक्ट आंसर है वो है सी। तो मोस्टली बच्चों ने सी को मतलब सी को टिक किया था और करेक्ट आंसर है इसका सी। ठीक है, गलती से मैंने उसको ए जो है वो कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो भी NaOH की कंसंट्रेशन, जो भी NaOH के मोल्स आएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स जो है वो उसके हाफ हो जाएंगे। तो NaOH के मोल्स आ रहे हैं 0.005, तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स जो है वो उसके हाफ होने चाहिए, जो कि 25 ml ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन के बन रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आपने करेक्ट बैलेंस कर लिया था। ठीक है, ये भी जस्ट सिंपल आपने बैलेंसिंग देखनी है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1.8 ग्राम्स ऑफ वाटर विल अप्रॉक्सीमेटली बी, जी क्या आंसर होना चाहिए इसका? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1.8 ग्राम्स ऑफ वाटर विल अप्रॉक्सीमेटली बी, क्योंकि इसमें भी कुछ गलतियाँ थी। ठीक, क्या आंसर होगा इसका? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप? चलिए ये ज़रा मुझे बताएं किस तरह से आपने इसको कैलकुलेट किया है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1.8 ग्राम्स ऑफ वाटर विल अप्रॉक्सीमेटली बी, कितने आप किस तरह से इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे? जी बेटा, किसी ने सॉल्व नहीं किया था इसको? यहाँ से आपने 1.8 ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आपके पास वाटर का एक मोल का मास कितना है? 18 ग्राम्स है। तो अगर हम 1.8 मोल देखते हैं, 1.8 मोल सिंपली 1 टाइम जो है उसका बन रहा है, तो 1.8 मोल्स 1.8 ग्राम्स जो है कितने मोल्स के बराबर हो जाएंगे? दैट वुड बी 0.1 मोल। ठीक है, ये 0.1 मोल होगा। अब 0.1 मोल में वाटर के मतलब वाटर में अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाटर के अंदर कितने? वाटर में आपके पास अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर के केस में हमारे पास H2O ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब वाटर के केस में हम अगर एक मॉलिक्यूल में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? H2 में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? वाटर के पास हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन होंगे? ऑक्सीजन में टोटल आपके पास 8 न्यूट्रॉन्स ऑक्सीजन में है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब अगर आपके पास 0.1 मोल्स हैं, ठीक है, और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? दैट इज 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब अगर आपके पास 0.1 मोल्स हैं तो 0.1 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? दैट वुड बी 0.602 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, और 0.602 इंटू, ये तो आपके पास मॉलिक्यूल्स आ गए। अब इतने मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? इसको आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट वुड बी, अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? इसमें 4.216 इंटू 10 पावर 24, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जी बेटा, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? जी, आवाज नहीं आ रही? ठीक है, सबको आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है जी। अच्छा, ये ए जो है वो आंसर होगा 2.16 इंटू 10 पावर 23 नहीं 20
24 नहीं 23 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू यूनिटी, ये हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, कितनी है प्योर वाटर की मोलैरिटी जी? मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5, ठीक है जी। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5। आपने सिंपली देख लिया डेंसिटी पानी की है 1 ग्राम पर cm क्यूब, 1 ग्राम 1 cm क्यूब के, तो अगर आपके पास 1 लीटर है तो दैट मीन्स 1000 ग्राम्स हैं। 1000 ग्राम्स को आपने मोल्स में कन्वर्ट किया और देन मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं तो 55.5 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है जी। उसके बाद द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम इज जी। क्या रेशियो है? हाइड्रोजन, हीलियम आयन और लिथियम आयन तीनों के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियाई का रेशियो क्या होगा? बी, ठीक है जी। दिस वुड बी 6:3:2। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। विच इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम इज अकम्पनीड बाय मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी जो है वो कहाँ पे आएगा? जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में जंप करे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में एनर्जी का डिफरेंस जो है ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो फोर्थ से सेकंड में आने में इतनी एनर्जी नहीं रिलीज होगी जितनी सेकंड से फर्स्ट में हो रही होगी, ठीक है। सेकंड से फर्स्ट के अंदर जो है वो ज़्यादा बड़ा एनर्जी चेंज जो है वो आपके पास, क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द nucleus, the difference of energy between energy levels decreases. The maximum number of electrons with clockwise spin that can be accommodated in a F subshell is, तो F subshell में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्लॉकवाइज स्पिन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Which of the following sets of quantum number is permitted? जी, which of the following sets of quantum number is permitted? इसका आंसर क्या होगा? सी जी, ये सबने सी टिक किया था इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर हम सी को देखते हैं तो सी में n इज इक्वल्स टू 4, l इज इक्वल्स, अगर n की वैल्यू 4 है तो एंगुलर क्वांटम नंबर जो है ये आपके पास एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 हो सकता है, और अगर एजीमुथल 0 है तो m भी 0 हो सकता है और s हाफ हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या होगा? सी, बिकॉज अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। इसी तरीके से n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू +3 नहीं हो सकती, और लास्ट में s इज इक्वल्स टू 0 कभी नहीं हो सकता। तो c जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। विच हैज ग्रेटर बॉन्ड एंगल, तो दैट वुड बी HgCl2, 180 डिग्रीज का एंगल आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम, जी इनमें से कौन सा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम से बिलोंग कर रहा है? जी बेटा सी, ठीक है, BF4-1, ठीक है, ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बिलोंग करेगा। अमंगस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच हैज द ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर, किसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली HF का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो HF के अंदर आप कह लें कि जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। एन आयनिक कंपाउंड विल डिसॉल्व इन वाटर ओनली इफ, जी एन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर ओनली इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज हाई एंड लैटिस एनर्जी इज लो, ठीक है। पानी के साथ अगर अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगी और लैटिस यानी कि आयंस का आपस में अट्रैक्शन वीक होगी तो ये पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी लो होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये तो लास्ट टाइम के आपके जो क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए। आई होप ये सबको क्लियर होंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा जस्ट मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा था। अच्छा, अब नेक्स्ट कल हमने बात की थी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, ठीक है। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले थोड़े से कुछ MCQs जो है वो आज मैंने टेस्ट जो है वो पोस्ट नहीं किया, तो मैं यहीं पे जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कल वाले टॉपिक में से, फिर उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। तो प्रेशर ऑफ एयर दैट कैन सपोर्ट 760 millimeters of mercury column at sea level is called 1 atm, 114.7 psi, और ये 14.7 psi होगा।
101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ऑल ऑफ दीज। जी 1 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी। तो 760 millimeters of mercury, that is equals to 1 atm, that is equals to 14.7 psi, that is equals to 101,325 Newton per meter square. If absolute temperature of gas is reduced to half and pressure is doubled, the volume of gas will, ये remains unchanged यहाँ पे है इसके साथ। ठीक है जी। If absolute temperature of gas is reduced to half and pressure is doubled, the volume of gas will, टू का आंसर क्या होगा? अच्छा, एक आंसर आया है बी। तो आंसर हो जाएगा बी, रिड्यूस टू 1/4। इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज रिड्यूस टू हाफ, टेम्परेचर हाफ किया है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर हाफ होगा तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। एंड प्रेशर इज डबल्ड, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अगर प्रेशर डबल हुआ है तो वॉल्यूम अगेन हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर हाफ हो रहा है, यहाँ पे भी हाफ हो रहा है, तो दैट मीन्स इट वुड बी रिड्यूस टू 1/4। इट वुड बी रिड्यूस टू 1/4। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 का बी। ठीक है जी। थर्ड है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये इसके साथ है, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ गैस और टेम्परेचर ऑफ गैस। जी, आर की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? डी के ऊपर। ठीक है, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हमने कहा था कि अगर वॉल्यूम आपने किस में ले रहे हैं, वॉल्यूम अगर आप ले रहे हैं लीटर्स में और प्रेशर अगर आप ले रहे हैं एटीएम के अंदर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.0821। और अगर आप वॉल्यूम ले रहे हैं मीटर क्यूब में और प्रेशर ले रहे हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर, तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगी? 8.314। तो आर की वैल्यू जो है ये डिपेंड करेगी किस पर? यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डबल्ड, इट्स डेंसिटी बिकम्स, जी 4। The pressure of an ideal gas is doubled, its density becomes, अगर प्रेशर डबल किया जाए तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? 4 का सी। ठीक है जी। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर प्रेशर आपने डबल किया है, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा तो डेंसिटी डबल हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो सी। तो इफ प्रेशर इज डबल्ड द डेंसिटी बिकम्स डबल्ड। विच हैज द लोएस्ट डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। इनमें से किसकी डेंसिटी सबसे कम होगी एट रूम टेम्परेचर? और ये आपको बगैर पीरियोडिक टेबल देखिए आंसर देना है। 5 का ए बी ए। जी 5 का आंसर क्या है? 5 का आंसर ए। नियॉन का मास है 20, ये याद रखना है। अमोनिया 17, नाइट्रोजन 28, कार्बन मोनोऑक्साइड 28, दैट मीन्स अमोनिया। लोएस्ट डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर वुड बी अमोनिया। 5 का बी। ठीक है जी। तो ये मासेस जो हैं ये आपको जहन में रखने होंगे इस किस्म के क्वेश्चंस के लिए। अच्छा जी, तो चलें, ये तो हमने थोड़ा सा कल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज किए, कुछ और एमसीक्यूज मैं पोस्ट करूंगा। आज अभी मुझे टाइम नहीं मिला था तो इस वजह से मैं नहीं कर पाया, तो इस वजह से यहीं पे हमने जो है उसको थोड़े से देख लिए कुछ क्वेश्चंस। चलें, हम जो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन सिंपल जो है वो हमने डिस्कस किया था, तो उसी को हम आगे अब कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा हमने सिंपल डिफ्यूजन और इफ्यूजन की बात की थी कि डिफ्यूजन क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और इफ्यूजन क्या है? ये भी सेम डिफ्यूजन की तरह ही है, बट ये है बेसिकली के मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ टाइनी होल।
अ स्मॉल होल। बेसिकली फ्यूजन भी डिफ्यूजन ही है, लेकिन जस्ट आप ये समझ लें कि ये मतलब जस्ट सिर्फ ओपनिंग का डिफरेंस है कि डिफ्यूजन में एक लार्ज ओपनिंग है और फ्यूजन में बहुत स्मॉल ओपनिंग है। तो जस्ट ये जो है वो डिफरेंस आप एक तरह से ध्यान में रख सकते हैं डिफ्यूजन और फ्यूजन का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमने बात करनी है दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड दिस सेम लॉ कैन बी अप्लाइड टू फ्यूजन एज वेल। ठीक है, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो अगर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात की जाए तो आप ये कह लें कि बेसिकली अच्छा सिंपल मैथमेटिकल जो रिलेशन है वो तो आप सबका पढ़ा हुआ होगा कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है ये बेसिकली रेट्स ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करता है। ठीक है, इट कंपेयर्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है ये बेसिकली गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करता है। इट कंपेयर्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, कि गैस कौन सी गैस ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगी, कौन सी गैस स्लो डिफ्यूज़ करेगी। अगर आपके पास 2 डिफरेंट गैसेज हैं या 3 डिफरेंट गैसेज हैं या 4 डिफरेंट गैसेज हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये रेट ऑफ डिफ्यूजन को जो है वो कंपेयर कर रहा हूँ। किस तरह से जो है इसने मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो है वो आप कह लें कि ड्राइव किया, हम उसमें तो नहीं जाते बट हम डायरेक्ट जो है वो इसके मैथमेटिकल रिलेशन पे आते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस। ठीक है, लेट्स से हम इसको कहते हैं कि इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये सिंपल रिलेशन है रेट ऑफ डिफ्यूजन का मॉलिक्यूलर मास के साथ। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास प्रोवाइडेड द प्रेशर, टेम्परेचर एंड एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपने कांस्टेंट रखनी है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड एरिया। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किसी भी गैस का उसके मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर अगर आप 2 डिफरेंट गैसेस को कंपेयर कर रहे हैं, लेट्स से आपने ए और बी, गैस ए है गैस बी है, तो अगर आपने 2 गैसेस को कंपेयर करना है तो फॉर कंपैरिजन पर्पस अगर हम 2 गैसेस को कंपेयर करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है तो मास ऑफ बी ऊपर आ जाएगा अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए। ठीक है, तो ये आपके पास 2 डिफरेंट गैसेस के दरमियान आपने रेट्स को कंपेयर किया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी का रेशियो आप किस तरह से निकालेंगे, दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस को, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए, और इन दोनों का स्क्वायर रूट जो है वो आपने ले लिया। ठीक है, फिर इसी मॉलिक्यूलर मास को आप डेंसिटी की टर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को आप डेंसिटी की टर्म में भी देख सकते हैं, और ये सिंपल सारा ड्राइव हो रहा है जनरल गैस इक्वेशन से ही, यानी आप मॉलिक्यूलर मास को डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन। बट अभी मैं फिलहाल क्योंकि देखें आपके पास जनरल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर हम इसको मतलब मॉलिक्यूलर मास के लिए सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास RT। ठीक है, तो MR किसके बराबर हो जाएगा, MR इज इक्वल्स टू mRT अपॉन PV। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब अगर मैं इसको लेट से हमारे पास यहाँ पे, और इसी तरीके से आप इसको डेंसिटी के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यानी ये आपने मॉलिक्यूलर मास के लिए सॉल्व किया, आप इसको डेंसिटी के लिए सॉल्व कर सकते हैं। डेंसिटी के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मॉलिक्यूलर मास के लिए जनरल गैस इक्वेशन हो गई। अगर कभी आपसे कह दिया जाएगा जी मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो थ्रू दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। और डेंसिटी के लिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि PV इज इक्वल्स टू nRT, और डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने सिंपल जो है वो कह लिया कि PV इज इक्वल्स टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास RT। ठीक है, और अगर इसको हम डेंसिटी के लिए सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, PV इंटू MR अपॉन RT इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, डेंसिटी के। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू PV अपॉन RT। ठीक है, अब देखें आप ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, डेंसिटी इज इक्वल्स टू PV अपॉन RT। PV डेंसिटी इज इक्वल्स टू PV MR RT। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम
मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो ये आपके पास, अब अगर आप देखें तो हमारे पास डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन आ गया, ठीक है। अब अगर मेरे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है तो मतलब मैं इस मॉलिक्यूलर मास की जगह पे डेंसिटी पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने प्रेशर भी कांस्टेंट रखा हुआ है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम आपका फिक्स्ड है, एरिया कांस्टेंट है, तो ठीक है। तो यहाँ से आपके, अच्छा वॉल्यूम तो हम ऑलरेडी, सॉरी मैंने वॉल्यूम यहाँ पे गलत लगाया हुआ, प्रेशर P ओवर RT इंटू MR। तो ये जो पूरा कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गई। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ये आपके पास रिलेशनशिप यहाँ से आ गया। आई होप ये बात समझ में आई होगी। वैसे इतनी डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने ये बात समझाने के लिए यहाँ पे कि डेंसिटी यानी मॉलिक्यूलर मास की जगह पे आप सिंपल डेंसिटी भी यूज कर सकते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस A अपॉन गैस B इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ A स्क्वायर रूट। और यही आप डेंसिटी के लिए भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस A अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस B, डेंसिटी ऑफ गैस B अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस A। एक्चुअल में ग्राहम ने जो ये आप कह लेंगे लॉ ऑफ डिफ्यूजन प्रपोज किया था, ये डेंसिटी की बेसिस पे ही किया था। लेकिन अब क्योंकि नॉर्मली हम इसको मॉलिक्यूलर मास के साथ सॉल्व करते हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट पहले मॉलिक्यूलर मास में जाते हैं। बट आप देख सकते हैं कि दोनों का एक तरह से रिलेशन हमने बना लिया डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का, कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू P इंटू MR अपॉन RT। तो P भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, तो D और MR जो है ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो ये आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी टू गैसेज जो है वो आप यहाँ से इस फॉर्मूले के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख ली फॉर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब सपोज मैं कहता हूँ कि जी क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, एक सिंपल सा सवाल देखते हैं पहले, कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन, ठीक है जी। हीलियम और मीथेन का रेट ऑफ डिफ्यूजन आपने कंपेयर करना है जी। तो क्या आंसर आएगा? कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन। अच्छा, MR टू डेंसिटी, हाँ नहीं वो वॉल्यूम मैंने गलती से लगा दिया था बेटा, वो हटा दिया, ठीक है। अच्छा, MR टू डेंसिटी अभी क्लियर हो गया शायान, या दोबारा रिपीट करूं एक दफा? से मैं इंटरनेट कनेक्शन मिस हो गया तो मैं नहीं कैच कर पाया। अच्छा, तो बस सिंपल आप ये देख लो बेटा कि हमने जनरल गैस इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लिया डेंसिटी के लिए। जब हम इसको जनरल गैस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मास ओवर मोलर मास, ठीक है, और फिर आपने मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो ले लिया, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी के बराबर है। और ये सिंपल आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल्स टू P इंटू MR अपॉन RT, ठीक है। ये आपके पास सॉल्व हो गई जनरल गैस इक्वेशन फॉर डेंसिटी। अब आपने यहाँ पे प्रेशर भी कांस्टेंट रखा हुआ है, R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो मतलब डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक है सर, समझ में आ गई। ठीक है जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे इसका आंसर दें। कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन 2:1, ठीक है। हीलियम और मीथेन का अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन देखते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लेट्स से हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू, हम मॉलिक्यूलर मास से देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन ऊपर आ जाएगा और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन दैट इज 16/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/1 और आंसर क्या आ जाएगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू 2:1, यानी कि हीलियम डिफ्यूजेस 2 times फास्टर देन मीथेन। यहाँ से जो आपके पास ये रेशो आया है, इससे हमें ये पता लगा कि हीलियम डिफ्यूजेस 2 times फास्टर देन मीथेन। हीलियम जो है ये मीथेन के मुकाबले में 2 times फास्टर डिफ्यूज कर रही है, ठीक है। तो चलें, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ऐसे ही मैं आपसे कहता हूँ कि डिटरमिन द रेट ऑफ, कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम, मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इन तीन का रेट ऑफ डिफ्यूजन आपने कंपेयर करना है। कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम, मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड।
हीलियम, मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। फोर टू वन और 1 2 4। हाँ जी मोहित जी, आप 4 किसका बता रहे हो, सल्फर डाइऑक्साइड का या हीलियम का? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी आप कह रहे हो सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड तेज डिफ्यूज करेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड सबसे हैवी है, वो सबसे स्लो डिफ्यूज करेगी। ठीक है, तो 4:2:1 जो है ये आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन होंगे। कैसे? ऑब्वियसली अब यहाँ पे हम मतलब 2 होती है तो मैं डायरेक्ट जो है वो कंपेयर कर लेता उसको, बट यहाँ पे आपके पास 3 गैसेज हैं तो आप डायरेक्ट तीनों के मासेस को जो है वो कंपेयर कर लें। 1 ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम दैट इज 4, 1 ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन दैट इज 16, 1 ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 दैट इज 64। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, 1/4 एंड 1/8। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो सिंपल हम ये देख सकते हैं कि ये आपका जो भी मतलब इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इसका हाफ है, फिर उसका 4, और सिंपल तरीका ये है कि तीनों 8 से, अगर हम तीनों को 8 से डिवाइड करें, 8/2 ये 4 आ गया, ये 2 आ गया और ये 1 आ गया। तो मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन हीलियम का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, देन उसके बाद मीथेन, देन सल्फर डाइऑक्साइड सबसे स्लो डिफ्यूज करेगी। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं कि हीलियम डिफ्यूजेस 4 टाइम फास्टर देन सल्फर डाइऑक्साइड। हीलियम जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड के मुकाबले में 4 टाइम फास्टर डिफ्यूज कर रही है। ठीक है जी, क्लियर है ये बात कि हाउ विल बी डिटरमिन द रेट ऑफ डिफ्यूजन? इसमें कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन को किस तरह से कंपेयर करना है? इसमें कोई क्वेश्चन बेटा? जी ठीक है जी, तो इसका मतलब सबको क्लियर है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस, rate of diffusion of an unknown gas is 1.73 times smaller, 1.73 times smaller than rate of diffusion of smaller than rate of diffusion of oxygen. Find the molecular mass of unknown gas. Find the molecular mass of unknown gas. G. Rate of diffusion of an unknown gas is 1.73 times smaller than rate of diffusion of oxygen. ठीक है, फाइंड द MR ऑफ अननोन गैस। हाँ जी, rate of diffusion of an unknown gas is 1.73 times smaller than rate of diffusion of oxygen. Find the molecular mass of unknown gas. Unknown gas का molecular mass क्या होगा?
32 जी। और किसी ने सॉल्व किया बेटा इसको? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस, ऑक्सीजन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इसके 1.73 टाइम ज़्यादा है, तो लेट्स हम करेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस को हमने x कह दिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ x। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x, ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन इसके 1.73 टाइम ज़्यादा है, तो मतलब 1/1.73 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है 32 डिवाइडेड बाय ये फाइंड करना है आपको x। ठीक है, अब 1.73 यानी इसको आपने सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट हटाना है, तो इसके लिए आप दोनों इक्वेशन के दोनों साइड पे आपने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो सॉरी स्क्वायर, ये आपने इसको दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1.73, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो दैट वुड बी, क्योंकि 1.73, अब ये आप इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के हिसाब से सोचते हैं तो 3 का स्क्वायर रूट 1.73 होता है, तो 1.73 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, 1/3 इज इक्वल्स टू 32 अपॉन x, और x इज इक्वल्स टू 96 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल ये थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि स्क्वायर रूट अगर आप ध्यान रखेंगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 4 तो जो है मालूम होता है, तो उसके इन बिटवीन तो 1.73 का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ से आप सिंपल सोच सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली इस किस्म की क्वेश्चन जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे बात की है, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए किस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं जी। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे? तो ये इस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो आप ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हो सकता है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हो सकता है, एक ही बात है। ठीक है, डिफ्यूजन के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। जी बेटा शाम सर, पहली बात तो इसको अगर एक्चुअल से कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज पॉइंट पे आ रही है। हाँ, लेकिन आपने तो उसको जस्ट राउंड ऑफ करके, क्योंकि आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो तो इस किस्म की होंगी ना कि जी आंसर 96 है या 98 है, या मतलब आपको इस तरह के थोड़े से क्लोज आंसर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आंसर नहीं दिए जाएंगे, थोड़े से आपको दूर दूर आंसर दिए जाएंगे। 96 है तो अगर एक आंसर 96 दे दिया गया है तो दूसरा फिर आपको लेट से 120 आंसर दे दिया गया। ठीक है, तो इससे ये कि इस किस्म के क्वेश्चंस में आपको जस्ट राउंड ऑफ करके अपनी वैल्यू को देखना होता है। अच्छा, हमने स्क्वायर को कैसे इवैल्यूएट किया? भाई हमने स्क्वायर क्या है, ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर रूट है ना। ठीक है, तो मैंने जस्ट सिंपली ये सोच लिया कि जी 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1.73, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट 1 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो 3 का स्क्वायर रूट जो है वो इन दोनों के दरमियान में होगा। तो 3 का स्क्वायर रूट जो है आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये वैल्यू थोड़ी सी याद रखो कि 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 तकरीबन जो है वो आप ऐसे शुरू के जो 10 है इनके स्क्वायर रूट्स आप ध्यान में रख लो, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाती है, खासतौर पर इंजीनियरिंग वालों के इसमें। ठीक है ना, तो ये अगर आप, तो ये जब आप स्क्वायर रूट्स की वैल्यू और स्क्वायर की वैल्यूज थोड़े से आप ध्यान में रखते हो तो फिर इस किस्म की कैलकुलेशन ज़रा जल्दी हो जाती हैं फौरन। ठीक है जी, जी सर सही है। अच्छा चलें, ये तो हो गया ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? इसमें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्लियर हो गया। क्या है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? जस्ट आपने रेट ऑफ डिफ्यूजन को जो है वो कंपेयर करना है। नॉर्मली आपको इसमें इसी किस्म के क्वेश्चन मिलेंगे, 2 डिफरेंट गैसेस दे दी और आपसे कहा गया कि जी रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना है, या रेट ऑफ डिफ्यूजन दे दिया गया और आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास बताएं क्या होगा। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी आ सकता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी आ सकता है। ठीक है, तो आप दोनों तरह से जो है वो क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व हुआ, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास लॉ है दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है ये आप अप्लाई करते हैं किन पे? क्योंकि ऑब्वियसली गैसेस पे प्रेशर की बात हो रही है तो गैस पे अप्लाई होगा, बट कौन सी गैसेस पे अप्लाई होता है? सबसे पहली बात, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है ये किन गैसेस पे अप्लाई हो सकता है? चलें हम डायरेक्ट जो है वो एक MCQ पे आते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑन विच
ऑफ द फॉलोइंग। तो इस MCQ से पता लग जाएगा कि आपका इसका कॉन्सेप्ट कितना है। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो इसका मतलब आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। तो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डाल्टन्स लॉ इज नॉट वैलिड, ठीक है, इज नॉट वैलिड। ए हीलियम हाइड्रोजन, बी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन क्लोरीन, डी आर्गन ऑक्सीजन। जी, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डाल्टन्स लॉ इज नॉट वैलिड, किन इनमें से किस पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई नहीं हो सकता? ए पे अप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा जी, और इसके अलावा ए, हाँ जी, इनमें से किस पे डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकता? दो आंसर आए हैं, और इसके अलावा कोई आंसर देना चाहे? अच्छा चलिए ये बताएं किस बेस पे आप ए कह रहे हैं, रीजन क्या है, ए क्यों कह रहे हैं? जी रीजन बता दें मुझे, रीजन क्या है? मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस पे अप्लाई नहीं होता, ये अप्लाई नहीं होगा सी पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डाल्टन्स लॉ इज नॉट वैलिड, सी पे अप्लाई नहीं होगा। बेसिकली दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन ओनली नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है। ये जो आपके लॉ है ये ध्यान में रखें कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन नॉन मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है जी। तो this law is applicable on mixture of non-reacting gases। non-reacting gases के ऊपर ये अप्लाई होता है। जहाँ पे ऐसी गैसेस का मिक्सचर है जो कि आपस में रिएक्ट करेंगी उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो देन हीलियम एंड हाइड्रोजन दे आर नॉन-रिएक्टिंग गैसेस, इन पे पार्शियल प्रेशर लॉ अप्लाई होगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑल्दो दे रिएक्ट विद ईच अदर बट दे रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सामने सामने रख दें, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ, मुझे इसमें एक चीज़ ऐड करनी चाहिए थी जो कि मैंने ऐड नहीं की। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब इस किस्म का क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंशन होना ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये रिएक्ट नहीं करेंगे, तो मीन्स दे आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, तो इस पर भी अप्लाई होगा। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे विल रिएक्ट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर टू मेक HCl, तो इस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज दे आर रिएक्टिंग गैसेस। आर्गन एंड ऑक्सीजन ऑब्वियसली इनके दरमियान भी रिएक्शन नहीं हो सकता, तो इन पे भी ये लॉ अप्लाई होगा। तो ये ध्यान रहे कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल ओनली ऑन दोज गैसेस। हाँ, तो अभी बात करो ना, अभी तो मैंने बताया नहीं है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है क्या, ठीक है। फिलहाल तो जस्ट मैंने ये बोला है कि ये इन पे अप्लाई नहीं होता, तो अब क्या है उससे आपको पता लग जाएगा कि क्यों। हाँ भाई शायन, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मुझे आपकी ये वाली बात समझ में नहीं है। क्या? ये जो अभी आपने पीछे सवाल किया और उसको एक्सप्लेन किया। बस मैंने सिंपल अभी ये कहा है कि ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब इतना जितनी आप 3-4 साल केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, तो इतना तो आपको आइडिया होगा कि इनमें से कौन सी गैसेस जो है वो नॉन रिएक्टिंग है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आइडिया आपके ध्यान में होना चाहिए कि ऑब्वियसली हमें पता है कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती। मैंने अभी लॉ की बात नहीं करी कि लॉ क्या है, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि ये रिएक्टिंग गैसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ऐसी गैसेस जो आपस में रिएक्ट कर जाएं उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो हीलियम और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, तो ये नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, आपस में कोई रिएक्शन नहीं करती, इनका आपस में कोई रिएक्शन नहीं है, तो मतलब इस पे ये लॉ एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करती, ये हाई टेम्परेचर पे, वाटर जो बनता है वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होता। हाइड्रोजन और क्लोरीन ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाता है, HCl बन जाता है, तो इसलिए ये रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है, और ये भी नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। समझना। आप आ जाते हैं इसके ऊपर कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है क्या, व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
तो सिंपली हम ये कहते हैं कि लेट से हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। लेट से इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें हीलियम मौजूद है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। नाउ दीज थ्री आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ठीक है, जब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की, तो पार्शियल प्रेशर की जब बात की जाए तो हम पार्शियल हम ये देख रहे होते हैं जब कि हम किसी भी गैस को यानी जब पार्शियल प्रेशर की बात की जाए तो आप ये अज्यूम कर लें कि आप किसी भी एक गैस को पर्टिकुलरली देख रहे हैं। यानी अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हम कहेंगे जी सारा वॉल्यूम हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर हीलियम की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि सारा वॉल्यूम हीलियम ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ऑक्सीजन की बात होगी तो कहेंगे सारा वॉल्यूम ऑक्सीजन ने अप्लाई किया हुआ, ऑक्यूपाई किया हुआ। ठीक है, जब पार्शियल प्रेशर की बात होती है, देखिए टोटल प्रेशर क्या होता है। प्रेशर आपको मालूम है तो कोई भी गैस प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है, बाय हिटिंग द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी है कि प्रेशर गैसेस एक्सर्ट प्रेशर बाय हिटिंग द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो अब यहाँ पे 3 डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। दिस इज द मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन अपना प्रेशर अप्लाई कर रही होगी, ऑब्वियसली हाइड्रोजन के पार्टिकल्स जाके बार बार वॉल से हिट करेंगे। ऑक्सीजन भी अपना प्रेशर अप्लाई कर रही होगी, हीलियम भी अपना प्रेशर अप्लाई कर रही होगी। नाउ दे आर नॉट रिएक्टिंग विद ईच अदर। अगर ये आपस में रिएक्ट करते तो फिर प्रेशर कम हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आपस में कोई रिएक्शन नहीं कर रहे, तो मतलब आप ये कह लें कि ऑल ऑफ देम आर हिटिंग द वॉल्स ऑफ कंटेनर कंटिन्यूसली एंड मतलब आप कह लें कि इनका आपस में कोई कंसर्न नहीं है। हर कोई अपनी अपनी स्पीड से लगा हुआ है, जाके बार बार टकरा रहा है वॉल से और प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि किसी ऐसे सिस्टम में जिसमें 3, 4, 5 या 6 या 10 डिफरेंट गैसेज हों एंड दे ऑल आर एक्सर्टिंग डिफरेंट प्रेशर, तो जो टोटल प्रेशर होता है ऐसे सिस्टम का, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर अप्लाइड बाय गैस 1 प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय गैस 2 प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय गैस 3। तीनों गैसेस का प्रेशर आप कैलकुलेट कर लें, तीनों को ऐड कर लें, वो कहलाएगा टोटल प्रेशर। ठीक है, और अगर आप इनके इंडिविजुअल प्रेशर देखते हैं तो ये कहलाएंगे पार्शियल प्रेशर। एक पार्शियल मतलब एक फ्रैक्शन की बात होगी ना, यानी कि टोटल प्रेशर तो है तीनों का सम। अब प्रेशर ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, ये क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ऐसी पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो हम सिंपल ये कहते हैं कि जी पी टोटल जो है ये बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सिंपल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कह रहा है कि अगर आपके पास गैसेस का मिक्सचर है विच आर नॉन रिएक्टिंग, जो कि आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, जब आप उनका मतलब उन गैसेस का उस पूरे सिलेंडर में टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आपको हर गैस का इंडिविजुअल प्रेशर देखना पड़ेगा, फिर आपको उनको ऐड करना पड़ेगा, देन यू वुड गेट द टोटल प्रेशर, वहां से आपको टोटल प्रेशर मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल टोटल प्रेशर के लिए जो है वो आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि यानी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हर गैस जो है वो ऐसे बिहेव कर रही है कि जैसे उसने अकेला पूरे सिलेंडर को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, हर गैस जो है वो अपना अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर गैस ऐसे बिहेव कर रही है कि जैसे हर गैस ने अकेला ही जो है वो पूरे सिलेंडर को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो हम हर गैस के प्रेशर को इंडिविजुअली देख रहे हैं और फिर उनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब लेट से हम ये कहते हैं कि सपोज अगर हमें पार्शियल प्रेशर देखना हो, यहाँ तक तो बात बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सपोज अगर मुझे पार्शियल प्रेशर देखना है ऑफ एनी गैस, सपोज मुझे यही जो हमारे पास मिक्सचर था, मुझे इसमें हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर देखना है, उसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे कि पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर पी टोटल। ठीक है, अगर आपको हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय पी टोटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सबके मोल्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अगर आपको पी टोटल और ये सब मालूम है। अब बताएं ये क्या चीज़ है, इसको हम क्या नाम देते हैं, व्हाट इज दिस? जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस हीलियम प्लस ऑक्सीजन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल रेशो या ज्यादा बेहतर नाम क्या है, मोल फ्रैक्शन जो है ये कहलाएगा मोल फ्रैक्शन। तो मीन्स किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर और यानी आप ये कहने के फ्रैक्शन, एक तरह से प्रेशर का फ्रैक्शन आपके पास आ गया। ठीक है, तो वो बराबर होगा किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के।
pressure fraction of any gas would be equal to its molar fraction। ठीक है, मैं इसको यहाँ से यूँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, ये प्रेशर फ्रैक्शन है कि टोटल प्रेशर में हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है। तो मैं इसको यूँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि प्रेशर या फ्रैक्शन, pressure fraction of any gas is equal to its mole fraction। ठीक है, किसी भी गैस का किसी भी सिस्टम में जो प्रेशर फ्रैक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। जो उसका मोल, यानी ऑब्वियसली मैं आपसे कहूँ कि जी हाइड्रोजन के यहाँ पे 5 मोल्स हैं, हीलियम का 1 मोल है, ऑक्सीजन के 2 मोल हैं, तो किसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा? हाइड्रोजन का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। जिसका मोल फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा है उसका प्रेशर फ्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो प्रेशर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, जस्ट हम ये बात कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? जी बेटा, ये बात समझ में आ गई है सबको या नहीं? यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन? हाँ जी बोलें। सर पार्शियल फ्रैक्शन और प्रेशर फ्रैक्शन दोनों सेम चीज तो नहीं है ना? पार्शियल फ्रैक्शन, किसी भी गैस का पार्शियल फ्रैक्शन प्रेशर तो बस ये है ना, पार्शियल प्रेशर तो ये है, ये आपके पास पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब जब मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और ये है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो जब आप हाइड्रोजन के मोल्स को टोटल मोल्स से डिवाइड करते हो तो उसे क्या पढ़ते हो? मोल फ्रैक्शन। कि टोटल मोल्स में हाइड्रोजन के मोल्स का हिस्सा कितना है। ये तो सिंपल मैथमेटिकल टर्म है। अब इसी तरीके से अगर आप टोटल प्रेशर, यानी ये आपके पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, इसको आप डिवाइड कर रहे हो टोटल प्रेशर से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रेशर फ्रैक्शन है हाइड्रोजन का। जब मैं इसको इस तरह से रेशियो ले रहा हूं तो मींस के टोटल प्रेशर में हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है। ठीक है सर, समझ में आ गया ना बात? तो जिस तरह से मोल फ्रैक्शन है वैसे पार्शियल फ्रैक्शन है। बात एक ही, आप सिंपल देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, तो मतलब टोटल प्रेशर में हाइड्रोजन का प्रेशर का फ्रैक्शन कितना है। जी यहां तक बात क्लियर है बेटा? इसमें कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर है ये? ठीक है जी, तो ये हमने आज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, थोड़ा सा इसमें बस कल हम इंशाल्लाह ताला इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे और एक दो इसके फॉर्मूलाज को थोड़ा सा और चेंज करके देखेंगे और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला लिक्विड्स जो है वो कल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो टेस्ट जो है वो मैं आपका आज अपलोड करूँगा। ठीक है, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा और कल इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे यहीं से कंटिन्यू करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी सबको क्लियर है?